दो अध्यायों में, दो कक्षाओं में अपने संघ की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया। संघ की कार्यपालिका, इसी के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। केंद्र में यानी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट के बारे में, द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की तरह एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होगा। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन का सम्राट सम्मान है केवल निर्वाचन का, वो वंशानुगत है और यह निर्वाचन के माध्यम से होता है और उसके अंतर्गत ही यह, चूंकि अनुच्छेद 74 भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु यह अपने आप में, जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने बताया, ये नाम मात्र की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। नाम मात्र की शक्ति, ये राजनीतिक कार्यपालिका से जरूर जुड़ा हुआ है, परंतु अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह केवल सरकार के यानी केंद्र सरकार के यानी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श से ही कार्य करता, ये स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकता। जहाँ तक राष्ट्रपति की योग्यता की बात है, ये सिंपल से आप किसी भी बुक से जान सकते हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत इसकी योग्यता, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 ईयर्स की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, यानी वह कहीं न कहीं मतदाता होना चाहिए। निर्वाचन, भारत में किसी न किसी संसदीय निर्वाचन मंडल का मतदाता होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई आरोप, पागल, दिवालियापन या किसी कारण से चुनाव से न लड़ने के लिए प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता हो, 35 वर्ष की आयु हो, 35 ईयर्स की एज पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो और चौथा इसका यह है, वो किसी न किसी रूप से लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार या किसी भी संस्था में कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। और 1997 में और कुछ 2 चीज़ें जोड़ी गई है, जिसमें 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। दूसरा, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव जहाँ तक है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, इनका जो चुनाव है वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य,
निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट जनता कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती। लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों का एवं विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के मतों को एक वेटेज दिया जाता है या मतों का एक भार निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित वेटेज के आधार पर, उस निर्धारित संख्या के आधार पर, एक फॉर्मूले के अंतर्गत उस निर्धारित संख्या के आधार पर उसका मत का वेटेज यानी मत माना जाता है, जिसको अपन कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत यानी एक व्यक्ति का मत का आधार एकल संक्रमणीय मत के रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से हमारा जो तात्पर्य है, सदस्य का मत का जो मूल्य है या भार निर्धारित जो किया जाता है, यानी वहाँ की उस राज्य की जनसंख्या टोटल जनसंख्या और उस राज्य के उस संबंधित राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उस विधानसभा में निर्वाचित, ये जैसे कि मान लो 1971 यदि अपना आधार लेते हैं उदाहरण के तौर पर, यदि 1971 अपन आधार लेते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या की अपन बात करें तो 5765 और 806 यदि जनसंख्या थी, और सदस्य संख्या जहाँ तक राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो सदस्यों की संख्या यदि 200 है तो राजस्थान के विधानसभा का जब एक सदस्य वोट देता है तो 129 माना जाएगा। ठीक उसी तरह केंद्र में भी संसद के सदस्य राज्यों के निर्वाचित मतों ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो सांसदों के लिए है वो है सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का भार के अंतर्गत संसद में निर्वाचित सदस्यों का भार। अब ये संसद में निर्वाचित सदस्य है वो मनोनीत नहीं होने चाहिए, जो कि अपने यहाँ संख्या 776 भारत में जो बैठती है। इस फॉर्मूले के आधार पर, बहुमत के आधार पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव के बाद में राष्ट्रपति को जो मत राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम, जो कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, जो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत इनको शपथ दिलवाई जाती है। उसके बाद इनका कार्यकाल वैसे 5 वर्ष है और बार बार भारत के राष्ट्रपति चुनाव, इसके लिए कोई अवधि, वैसे 5 साल इसकी अवधि है, परंतु पुनः निर्वाचित होने पर इसके ये बार बार भारत का राष्ट्रपति के प्रेसिडेंटियल भारत के निर्वाचन यदि बार बार होता है और पुनः निर्वाचित होते हैं तो इसमें कोई लिमिटेशंस यानी राष्ट्रपति की पदावधि इसको पुनः चुनाव कराया जा सकता है। एक से अधिक कई बार ये हो सकता है, या तो मृत्यु या दिवालिया होने पर। प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट 1969 का जो सक्सेशन का है, यानी इसके दिवालिया होने पर उपराष्ट्रपति भी यदि उपलब्ध नहीं होता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है।
सबसे इम्पोर्टेंट है महाभियोग। महाभियोग यदि अवधि से पूर्व अनुच्छेद 61 भारत के संविधान अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यदि अवधि से पूर्व किसी भी टाइप का जब आरोप हो और ऐसा कृत्य हो जिसे राष्ट्रपति को हटाया जाना आवश्यक है, दुराचरण की स्थिति में हो, तो किसी भी एक सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन के जिसमें ये प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा पारित प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके यह महाअभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। और इससे पूर्व यदि मान लो नोटिस देने के बाद यदि इसमें संकल्प 2/3 बहुमत से इसी सदन में, जिस सदन में ये संकल्प पारित हुआ है, जिस सदन में ये प्रस्ताव आया, 14 दिन पूर्व उसको सबको भेजा गया, बाद में बहस हुई और बहस के अंतर्गत 2/3 सदस्यों से ये संकल्प पारित हो जाता है, तो संकल्प पारित होने के बाद क्यों ये संकल्प पारित 2/3 संकल्प पारित हो जाता है, यदि जिस 2/3 संकल्प के बाद ये है इसमें संकल्प इसका स्वयं वह जो संकल्प पारित करता है वह सदन उसकी जांच करवाएगा और या किसी न्यायाधीश या न्यायकरण के माध्यम से स्वयं करेगा, ये उसे उसकी जांच करवाएगा और जांच करवाने के बाद प्रस्तावित अभियोग को दूसरे सदन में भेजा जाता है। और जब दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है। यही महाअभियोग प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को अवधि से पूर्व उनके हटाया जाने की प्रक्रिया को महाअभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति की अगले अध्याय में अगले क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्यों के बारे में वर्णन